ट्वेल्थ क्लास में हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है वेक्टर। सदिश चैप्टर में हम लोगों ने वेक्टर में अभी प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पढ़ा है। दो सदिशों का गुणनफल, इसको हमने पढ़ा। क्या था फॉर्मूला? मान लीजिए कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, पहला वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है। अगर इन दोनों का मैंने प्रोडक्ट निकाला, अगर इन दोनों का मैंने गुणनफल निकाला, तो जिस प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं वो है डॉट प्रोडक्ट। और ये डॉट प्रोडक्ट का जो आंसर आता है वो अपने आप में एक स्केलर होता है। हम जिस गुणनफल की बात कर रहे हैं वो अपने आप में डॉट प्रोडक्ट है, और इस डॉट प्रोडक्ट का जो आंसर आएगा वो अपने आप में एक अदिश राशि होती है। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंट किया जाता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी और कॉस थीटा, जहां पर ये थीटा जो है ये वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है। फॉर्मूला तो हम लोगों ने देख लिया था। आइए अब प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट के बारे में बात करें। ज्यामितीय निरूपण क्या होता है, क्या मतलब फिगर के फॉर्म में प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर से हमें क्या पता चलता है। तो ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट जो होता है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का, उससे हमको एक वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर के ऊपर प्रक्षेप पता चलता है। एक सदिश का किसी दूसरे सदिश के ऊपर प्रक्षेप पता चलता है। प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर। प्रोजेक्शन को हिंदी में प्रक्षेप कहा जाता है। किसी एक सदिश का किसी दूसरे सदिश के ऊपर प्रक्षेप। आइए जरा पहले समझते हैं कि आखिर ये प्रक्षेप प्रोजेक्शन होता क्या है। दरअसल बात क्या है, हमने दो वेक्टर्स ए और बी लिए थे। मान लीजिए हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, यहाँ पर एक पॉइंट बी है, यहाँ पर एक पॉइंट ए है। इस पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर बी है और इस पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए है। हमने दो बिंदु ले लिए ए और बी। बिंदु ए का स्थिति सदिश वेक्टर ए है, ये वाला वेक्टर ए, और बिंदु बी का स्थिति सदिश ये वेक्टर बी है। अब चूंकि बिंदु ए और बिंदु बी के स्थिति सदिश ए और बी हैं, सिंस द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट ए एंड पॉइंट बी आर वेक्टर्स ए एंड बी, इसका मतलब कि ये तो पॉइंट ए और बी हैं, कहीं ना कहीं पर तो हमारा ओरिजिन होगा। इस पूरे प्लेन में अगर हमने ये दो पॉइंट्स लिए हैं तो इस पूरे प्लेन में कहीं ना कहीं पर ओरिजिन लाई कर रहा होगा। मान लीजिए ये पॉइंट जो है हमारा ओरिजिन है। अगर ये पॉइंट ओरिजिन है तो इसे हमने ओ से रिप्रेजेंट किया। अब इस ओ से लेकर इस पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए था, मतलब ये है हमारा वेक्टर ए, और इसी मूल बिंदु से, इसी ओरिजिन से ये वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमारा वेक्टर बी है। और इन दोनों वेक्टर्स के बीच में मान लीजिए कि यहाँ पर जो एंगल बना है वो एंगल थीटा है। अब ये है हमारा वेक्टर ए और ये है हमारा वेक्टर बी, और इन दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो है थीटा। हम क्या करते हैं, हम इस पॉइंट बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। इस बिंदु बी से हम एक लंब इस ओए पर ड्रॉ कर देते हैं। नाम यहां पर एल दे देते हैं। अब ध्यान से पहले समझिए, हमने अभी अभी पढ़ा कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स ए और बी हैं तो इन दोनों वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी
कॉस थीटा होगा। अच्छा, ये जो हम मॉड ए पढ़ते हैं, इस मॉड ए का मतलब होता है कि इस वेक्टर ए का हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। मैग्नीट्यूड दरअसल उसके लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। ओ से लेकर ये ए तक ये पूरी की पूरी लंबाई जो है वो मॉड ए रिप्रेजेंट करता है। ओ से लेकर बी तक, ओ से लेकर बी तक की पूरी लंबाई जो है वो मॉड बी रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो मॉड ए है ये ओ से लेकर ए तक का लेंथ है। मॉड बी जो है, जिसे हम लोग मॉड बी वेक्टर पढ़ रहे हैं, ये एक्चुअल में ओ से लेकर बी तक की पूरी लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। अब हमारे पास वेक्टर ए और वेक्टर बी था, हमने इसका डॉट प्रोडक्ट निकाला। डॉट प्रोडक्ट निकालने का मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब जरा देखिए, इस ट्रायंगल बी एल ओ में, इन ट्रायंगल बी एल ओ, त्रिभुज बी एल ओ में अगर मैं यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकालूं तो कॉस थीटा जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता है। तो चूंकि हमारा थीटा यहाँ पर है तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर होगा और ये ओ एल जो है इसका बेस होगा। तो ये कॉस थीटा का वैल्यू ओ एल अपॉन ओ बी। अच्छा, ये ओ एल जो है एक्चुअल में ओ से लेकर एल तक की लंबाई है और ये ओ बी जो है ओ से लेकर इस बी तक की लंबाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओ एल जो है इस लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है और ओ बी जो है ओ से लेकर बी तक के इस लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसे हम कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये ओ एल को तो हम ऐसे ही रहने देते हैं, ये ओ बी को क्या हम मॉड बी वेक्टर बोल सकते हैं। अभी अभी हमने बात की थी कि ये मॉड ए और मॉड बी जो है क्या रिप्रेजेंट करता है। तो उसके हिसाब से ये ओ बी का लेंथ जो है हम मॉड बी वेक्टर से रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। अगर मैं इस मॉड बी वेक्टर को इधर शिफ्ट कर दूं तो ये इसके साथ आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा और हमारे पास जो इक्वेशन आएगा वो आएगा ओ एल इज इक्वल टू मॉड बी कॉस थीटा। इसे हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। मॉड बी कॉस थीटा जो है वो ओ एल के बराबर है। इक्वेशन 1 में अगर मैं देखूं तो ये चीज़ जो है मेरे को इक्वेशन 1 में यहाँ दिख रही है, तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 से मेरे पास क्या आ जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ओ एल। और यहां से अगर मैं इस ओ एल की वैल्यू को निकालूं तो ओ एल की वैल्यू को निकालने के लिए इस मॉड ए को मुझे इधर डिवाइड में भेजना पड़ेगा। तो यहां से मैं इसको लिख सकता हूं ओ एल इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ए। अब ये जो वैल्यू हमने ओ एल की निकाली, एक्चुअल में ये ओ एल जो है ये कहलाता है प्रोजेक्शन। यही ओ एल का लंबाई जो है, ओ एल का लेंथ जो है उसे हम प्रोजेक्शन और या प्रक्षेप बोलते हैं। प्रोजेक्शन किसका, एक वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर के ऊपर। अब जरा इसका मतलब समझते हैं, आखिर ये प्रोजेक्शन होता क्या है। मान लीजिए ये जो डायग्राम देख रहे हैं आप, इस डायग्राम में आप इस डायग्राम को फिर से देखिए। यहाँ पर हमारा O था, यहाँ पर हमारा B है, यहाँ पर हमारा पॉइंट A था। आप थोड़ी देर के लिए ऐसा सोचिए, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पर हमने एक लेजर लाइट लगा दिया। इस पॉइंट पर हमने एक लेजर लाइट लगा दिया है और जैसे ही हम इस लेजर लाइट को चालू करेंगे तो यहाँ से लेजर लाइट जो निकलेगी वो एकदम सीधा जाएगी यहाँ।
यहाँ से जो लेजर लाइट टिकली एकदम सीधी गई, ठीक, अब एकदम सीधी चली गई, वो यहाँ तक आ गई। अब सोचिए यहाँ पर अगर कोई बल्ब रहता, यहाँ पर अगर कोई बल्ब जल रहा होता, जब भी कोई बल्ब वगैरह ऊपर जलता है और उसके नीचे अगर किसी आप रॉड वगैरह को या छड़ को रखें तो देखिएगा उस छड़ की परछाई जो है नीचे फर्श पर बनेगी। ऊपर में बल्ब जल रहा हो और आपने एक छड़ या रॉड या बांस या लकड़ी का एक लंबा सा टुकड़ा अगर ऐसे स्लैंटिंग में रखा हो तो देखिएगा ज़मीन पर उसकी परछाई बनती है। किसकी परछाई? उस लकड़ी के टुकड़े की या रॉड की। सेम सिचुएशन आप यहाँ पर ज़रा कल्पना करिए, ये ओबी जो है एक मान लीजिए लोहे की छड़ है। अब आपने यहाँ ऊपर में जब बल्ब जलाया तो उस बल्ब की रोशनी से इस ओबी की जो परछाई आएगी, वो परछाई यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला हिस्सा जो है ये एक्चुअल में इस ओबी की परछाई को रिप्रेजेंट करेगा और यही परछाई प्रोजेक्शन कहलाता है। देखिए ये पूरा का पूरा रॉड का परछाई जो है आपको यहाँ दिख रहा है और ये पूरा का पूरा जो है अपने आप में एक वेक्टर है कि नहीं है? है। एक वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर के ऊपर जो प्रोजेक्शन होता है, प्रक्षेप होता है, उसका मतलब ज्योमेट्रिकल मतलब यही है, एक वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर के ऊपर। अब यहाँ पर सोचिए, डायग्राम को ध्यान से देखिए और ये सोचिए किस वेक्टर का किस वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन आ रहा है, किस सदिश का किस सदिश के ऊपर प्रक्षेप आ रहा है। डायग्राम में जैसा कि आप देख पा रहे हैं वेक्टर बी का वेक्टर ए के ऊपर प्रोजेक्शन आ रहा है। परछाई किसकी बन रही है? इस वेक्टर बी की बन रही है। किसके ऊपर बन रही है? वेक्टर ए के ऊपर। तो ये जो हमने OL निकाला था, ये OL और कुछ नहीं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए है। बी सदिश बी का सदिश ए पर प्रक्षेप, सदिश बी का सदिश ए पर प्रक्षेप, ये OL है। फॉर्मूला A डॉट बी अपॉन मॉड ए। फॉर्मूला याद करने के लिए बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, तुरंत याद हो जाता है। कैसे याद करते हैं आप हमेशा ध्यान में रखिए, आप जब भी प्रोजेक्शन निकालेंगे, जब भी प्रक्षेप निकालेंगे तो किसी एक वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर के ऊपर आप प्रोजेक्शन निकालने वाले हैं। किसी एक सदिश का किसी दूसरे सदिश के ऊपर आप प्रक्षेप ज्ञात करने वाले हैं। यहाँ पर ध्यान से समझिए, किसका किसके ऊपर प्रोजेक्शन हो रहा है, किस वेक्टर का किस वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन ले रहे हैं। हम वेक्टर बी का वेक्टर ए के ऊपर प्रोजेक्शन ले रहे हैं, वेक्टर बी का वेक्टर ए के ऊपर प्रोजेक्शन लिया जा रहा है। तो फॉर्मूला, चूंकि एक वेक्टर का दूसरे के ऊपर प्रोजेक्शन लेना है, यानी कुल मिला जुलाकर हमारे पास दो वेक्टर होने हैं, उन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट न्यूमरेटर में रहेगा। जिन दो वेक्टर्स को आप लेने वाले हैं उन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में जिसके ऊपर प्रोजेक्शन आ रहा है उसका मॉड, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन आएगा उसका मॉड। यानी कल के डेट में अगर मैं लिखूं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप अगर निकाल लूं तो जैसा हमने डिस्कशन किया कि हम दो वेक्टर्स को लेने वाले हैं। अरे दो वेक्टर्स को लेंगे तभी तो उन दोनों वेक्टर्स में से किसी एक वेक्टर का प्रोजेक्शन हम किसी दूसरे वेक्टर के ऊपर निकाल सकते हैं। हम दो वेक्टर्स कौन कौन से ले लिए, ए और बी।
अब सवाल ये आता है कि किसका प्रोजेक्शन किसके ऊपर है, किसका प्रोजेक्शन किसके ऊपर। तो यहाँ पर वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वेक्टर बी के ऊपर है। तो फॉर्मूला कैसे लिखना है, जिन दो वेक्टर्स को आपने लिया है उनका डॉट प्रोडक्ट यानी ए डॉट बी अपॉन किसके ऊपर प्रोजेक्शन गया, प्रक्षेप किसके ऊपर है, ऑन बी है, किसके ऊपर, बी पर। तो अपॉन में मॉड बी, यह है फॉर्मूला। अब आपके मन में आएगा कि साहब जिस तरह से हमने ये पूरा डेराइव किया, डेराइव करके ये निकाला, ये तो फिगर में मेरे को अच्छे से समझ में आ गया कि हाँ ये OL की वैल्यू जो है वो ऐसे करके हमने निकाली तो ये फॉर्मूला बना। इसका फॉर्मूला कैसे आया, इसका फॉर्मूला भी सेम इसी प्रोसेस से आया, सेम इसी प्रोसेस से। कैसे, आप फिर से देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया था, हमें चूंकि B का प्रोजेक्शन A के ऊपर लेना था तो B से हमने परपेंडिकुलर डाला था। अगर हमें एक का, इस वेक्टर A का प्रोजेक्शन इस वेक्टर B के ऊपर चाहिए तो हमें यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। अब देखिए, मान लीजिए ये हमारा वेक्टर A है और ये है हमारा वेक्टर B। अब हम वेक्टर A का वेक्टर B के ऊपर प्रोजेक्शन निकालने वाले हैं। प्रोजेक्शन कैसे निकालना जाता है, करना कुछ नहीं है, जो हमारा एंड पॉइंट है यहाँ से हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। किस पर, इस लाइन पर। तो यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। पॉइंट A से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, नाम दे दिया M। और ये जो OA और ये जो OB था, इसके बीच का जो हमारा एंगल था वो एंगल तो थीटा था। अब हमारे पास वेक्टर कौन कौन से थे, वेक्टर हमारे पास वेक्टर A था और वेक्टर B था, और इन दोनों वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल थीटा बना है तो डॉट प्रोडक्ट में तो हमने यही पढ़ा था कि A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल टू मॉड A मॉड B कॉस थीटा। इक्वेशन 1 अभी भी हमारा यही है। अब हम क्या करते हैं, ट्रायंगल AMO लेते हैं। इन ट्रायंगल AMO, त्रिभुज AMO में अगर यहाँ पर मैं कॉस थीटा की वैल्यू निकालूं, अब ध्यान दीजिएगा, थीटा यहाँ पर है, 90 डिग्री यहाँ है, तो 90 डिग्री के सामने वाला ये वाला साइड जो होगा हमारा हाइपोटेन्यूस होगा। 90 डिग्री के सामने वाला ये वाली भुजा कर्ण होगी। यहाँ पर हमारा थीटा है तो थीटा के सामने वाला ये वाला जो लाइन है ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, लंब होगा। ये हमारा हाइपोटेन्यूस था, कर्ण था, ये वाला हमारा परपेंडिकुलर है, लंब है, तो बच गया आधार, वो आधार हमारा ये है। कॉस का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस में हमारा OM आएगा, तो यहाँ पर OM अपॉन OA। अच्छा, OA कहने का मतलब इस पूरे O से लेकर A तक की ये लंबाई को बता रहा है। O से लेकर A तक की लंबाई और कुछ नहीं मॉड A होता है, तो ये OA को हम लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू OM अपॉन मॉड A। और यहाँ से इस मॉड A को जब हम इधर भेज देंगे तो हमारे पास आ जाएगा OM इज इक्वल टू मॉड A cos थीटा। यह है हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखिए,
यहाँ पर अगर इसको आप थोड़ा सा आगे पीछे करके लिखेंगे तो मॉड ए कॉस थीटा आपको एक साथ दिख जाएगा। मॉड ए कॉस थीटा जैसे ही दिखा तो मॉड ए कॉस थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ए कॉस थीटा की जगह पर हम ओ एम डाल सकते हैं। तब यही इक्वेशन 1 को हम दोबारा कैसे लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 तथा 2 से हम क्या कर रहे हैं, मॉड ए कॉस थीटा की वैल्यू ओ एम वहाँ पर पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया, ए डॉट बी इज इक्वल टू, एक्चुअल में हमने इसको और इसको थोड़ा आगे पीछे कर दिया था, आगे पीछे किया था, तभी तो ये मॉड ए और कॉस थीटा हमें एक साथ मिला था। तो यहाँ पर हमारे पास मिल जाएगा मॉड बी और ये हमारा ओ एम मिलेगा। यहाँ से अगर मैं ओ एम की वैल्यू निकालूँ तो ओ एम का वैल्यू निकालने के लिए इस मॉड बी को मुझे इधर ला कर डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, ओ एम इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड बी। अब ध्यान से देखिए, फिर वापस हमारा वही किस्सा कहानी, हमने यहाँ से जो परपेंडिकुलर डाला, परपेंडिकुलर सीधा गया। अब जरा आप समझिए, ये हमारा एक लोहे का छड़ है, इस लोहे के छड़ में यहाँ पर हमने एक लेज़र लाइट लगा दिया। लेज़र लाइट लगाकर जैसे ही जलाएंगे तो एक सीधा लाइन जाएगा, सीधा आकर यहाँ टकराएगा, ये एकदम 90 डिग्री है। अब यहाँ पर इस वाली जगह पर अगर कोई बल्ब जला दिया जाए तो इस बल्ब की रोशनी जब इस साइड में जाएगी तो बल्ब की रोशनी इस साइड जाने पर ये O से लेकर A तक की लंबाई का जो रॉड है, जो छड़ है, इसका परछाई इस पर बनेगा और यही परछाई O से लेकर M तक बनेगा। O से लेकर M तक ये वाला हिस्सा जो है वो किसकी परछाई बता रहा है, O से लेकर A तक वाले को। उसी परछाई को तो हमने प्रोजेक्शन कहा था, उसी परछाई को तो हमने प्रोजेक्शन कहा। किसका प्रोजेक्शन, तो यहाँ पर वेक्टर A का प्रोजेक्शन वेक्टर B के ऊपर, वेक्टर A का प्रोजेक्शन वेक्टर B के ऊपर। तो O से लेकर M तक और कुछ नहीं, हमारा प्रोजेक्शन है एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के ऊपर। कौन से वेक्टर का किसके ऊपर, वेक्टर A का वेक्टर B के ऊपर। तो ये जो OM है, ये OM और कुछ नहीं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर B है। ये OM और कुछ नहीं, सदिश A का सदिश B पर प्रक्षेप है और इसका फॉर्मूला A डॉट B अपॉन मॉड B। फॉर्मूला याद करने का कितना अच्छा तरीका हमने ढूंढा था। एक वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन के लिए हमें दो वेक्टर्स चाहिए, दो वेक्टर होंगे तभी तो एक वेक्टर का दूसरे के ऊपर प्रोजेक्शन निकालेंगे। तो जिन दो वेक्टर्स को आपने लिया है उसका डॉट प्रोडक्ट न्यूमरेटर में, जिन दो वेक्टर्स को आपने लिया है उनका डॉट प्रोडक्ट न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकाला जाता है उसका मॉड। जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है, हम किसका प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं, हम वेक्टर ए का प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं। किसके ऊपर, वेक्टर बी के ऊपर। किस सदिश का प्रक्षेप हम ज्ञात कर रहे हैं, हम सदिश ए का प्रक्षेप ज्ञात कर रहे हैं किसके ऊपर, सदिश बी के ऊपर। तो जिसके ऊपर निकालना रहता है उसका मॉडुलस, मतलब उसका मैग्नीट्यूड डिनोमिनेटर में रहता है। तो ये है हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, इसमें हम प्रोजेक्शन के बारे में सीखते हैं। प्रोजेक्शन किसी एक वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर के ऊपर।